अर्शी चेहरा ऊपर किए आंखों को बंद कर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। और जैन की नज़र जब अर्शी पर पड़ी तो वो अर्शी को देखने लगा। और सब बारिश में भीगने में मसरूफ थे और बारिश का आनंद उठा रहे थे। कुछ देर बाद अर्शी की नज़र भी जैन पर पड़ी और जैन को अपनी तरफ देखता पाकर अर्शी मुस्कुरा दी। जैन अर्शी की तरफ बढ़ गया। जैन का अर्शी की तरफ बढ़ना अर्शी की धड़कनों को बढ़ा रहा था। जैन अर्शी के पास पहुंचा और प्यार से अर्शी को देखने लगा। अर्शी भी जैन को देखने लगी। अचानक अर्शी को छींक आ गई। फिर लगातार छींकें आने लगीं। जैन तेजी से उसका हाथ पकड़कर टीन सेट के नीचे ले गया और वहां जाकर दोनों खड़े हो गए। बारिश अब भी जोरों की हो रही थी और बाकी सब अभी भी भीग रहे थे। अर्शी का चेहरा छींकने से पूरा लाल पड़ चुका था और आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जैन लगातार अर्शी के हाथों को रगड़ रहा था जिससे उसे थोड़ा गर्मी का एहसास हो। और अर्शी जैन को अपनी परवाह करते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे अचानक आज सुबह की बात याद आ गई। उसका चेहरा उतर गया। संस्कार के लिए बहुत बुरा लग रहा था अर्शी को। फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुरा दी। अब कैसा फील हो रहा है? जैन बेचैनी से बोला। मैं ठीक हूँ, रहने दो बस। बारिश बंद हो जाए तो यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। अर्शी जोरों की हो रही बारिश को देखते हुए हूँ कहकर जैन भी अर्शी के बगल में बैठ गया। थोड़ी देर में वो सब भी आ गए। सबके कपड़े गंदे हो चुके थे लेकिन किसी को भी इस बात का मलाल नहीं था, बल्कि सब खुश थे। कितने सालों बाद सब ने वापस अपने बचपन को जिया। हे, तुम ठीक हो? रिया अर्शी को देखकर बोली। हाँ, बस थोड़ी ठंड लग रही। अर्शी रिया से बोली। डोंट वरी, बारिश बंद होने वाली है। बारिश बंद होते ही हम निकलेंगे, रेहान बोला। और सब वहीं बैठकर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे के बाद बारिश बंद हो गई और सब घर के लिए निकल गए। मौसम बारिश होने की वजह से काफ़ी ठंडा हो गया था जिससे अर्शी अपने में ही सिमटी बैठी हुई थी और खुद को दुपट्टे से कवर किए हुए थी। कुछ दूर जाकर जैन ने सबको रुकने को बोला। सामने एक चाय की छोटी सी दुकान थी। सबने वहां जाकर चाय पी और फिर निकल गए। अर्शी को चाय पीकर थोड़ी राहत मिली। उसे ये भी पता था कि जैन ने उसके लिए ही रुकने को बोला था। जैन के लिए अर्शी के दिल में प्यार बढ़ता जा रहा था। आगे कुछ दूर पे जाकर जैन के दोस्त अलग दिशा में चले गए। मतलब वो लोग अपने घर की तरफ चले गए और अर्शी और जैन अपने घर चले आए। दोनों ने आकर पहले कपड़े बदले, फिर एक कप चाय पी। शाम हो चुकी थी। जैन को कुछ काम था तो बाहर चला गया और अर्शी जैन के बारे में सोचने लगी। रात के करीब 12 बजे घर में सब सो चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कमरे का दरवाजा खुला और एक साया निकला। इधर उधर देखते हुए वो लंबे कदमों से बाहर निकल गया। बाहर एक कार खड़ी थी। वो साया जल्दी से पहुंचा और अंदर बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई। कुछ ही देर में कार एक सुनसान सड़क पर थी और आगे थोड़ी दूर जाकर रुक गई। और वहां पर एक कार पहले से ही खड़ी थी जिसकी फ्रंट लाइट ऑन थी। कार से टेक लगाकर कोई शख्स खड़ा था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कार से वो साया निकला और उस कार की तरफ बढ़ गया। अब वो कार के एकदम सामने था। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ रही थी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक रखा था और फिर हाथ हटा दिया अपने चेहरे से। कार के सहारे जो आदमी खड़ा था वो हल्के से मुस्कुरा दिया और थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोला। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना यहाँ तक आने में, रूपम जी? रूपम भी मुस्कुरा दी और अपना हाथ आगे करते हुए बोली। अभिराज जी, जहाँ रूपम होती है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ कर फेंकना मुझे काफ़ी अच्छे से आता है। अभिराज मुस्कुरा दिए। सो तो है। रूपम को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले। रूपम ने नीचे साड़ी पहनी हुई थी और ऊपर ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहने हुए थी और आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल लगा हुआ था। साड़ी बहुत कमी दिख रही थी। कोट ने पूरा ढका हुआ था। बोलिए, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपने आधी रात को बुला लिया, रूपम? रूपम अधिराज को देखते हुए बोली, जो कि अभी भी रूपम को ही देख रहा था। वैसे आपको देखकर कोई कह नहीं सकता आप इतने सीधे साधे इंसान की बीवी हैं। कहाँ बेचारा अनुज एकदम भोला, और कहाँ आप एकदम। यही बकवास करने के लिए बुलाया है आपने मुझे? रूपम थोड़ा गुस्से से बोली। नहीं नहीं, बहुत जरूरी बात करनी है। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। अविराज थोड़ा मुस्कुराकर बोले। अविराज जी, थोड़ा जल्दी बताएंगे प्लीज, और ये मुस्कुराना बंद करिए। रूपम बोली। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं।
दरअसल बात यह है कि खान साहब की पार्टी में मैंने आपकी बहू को देखा। वो किसी लड़के के साथ थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सोच समझकर बोलिए। हमारे घर की बहुएं ऐसे रात में नहीं घूमती, वो भी पराये मर्द के साथ तो बिल्कुल नहीं। रूपम बीच में ही अविराज को टोकते हुए गुस्से से बोली। इसी का तो फायदा उठा रही है आपकी छोटी बहू। आपको क्या लगता है वो जितना भोली और मासूम दिखती है उतनी वो है भी। आप किसी गलतफहमी में जी रही हैं मिसेस शेखावत। आपकी बहू ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर रही है। वहाँ उसे इनवाइट भी नहीं किया गया था। वहाँ आए हुए हर गेस्ट के पास एंट्री कार्ड होना ज़रूरी था, लेकिन वो बिना एंट्री कार्ड के कैसे अंदर आई? आप ये सोचिए। मुझे पता है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसलिए मेरे पास सबूत भी है, आप देख सकती हैं। अभिराज ने अपना फ़ोन रूपम के सामने करते हुए कहा। रूपम फोटो को देखकर शॉक्ड हो गई। हाँ, उसमें अर्शी भी थी, वो भी संस्कार का हाथ पकड़े हुए। रूपम का चेहरा फोटो देखते ही गुस्से से तमतमा गया और अभिराज रूपम के चेहरे के बदलते भावों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रूपम कुछ देर फोटो देखती रही, फिर अचानक से छोटे छोटे टुकड़े कर हवा में उछाल दी और शांति से बोली, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए और आपके पास इसकी जितनी भी कॉपी हो आप मुझे दे दीजिए। अगर इस बात की भनक तक मीडिया को लग गई तो हमारे परिवार की बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम समझ रहे हैं रूपम जी, इसीलिए तो आपको यहाँ अर्जेंट मिलने को बुलाए हैं। एक बात और, आपकी बहू का उस पार्टी में शामिल होना इत्तेफाक था या कुछ और हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसके पीछे कोई वजह हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि वो आपकी बहू है। मेरे रास्ते में आने वाले हर कांटे को मैं मिटा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अभिराज गुस्से से दांत पीसते हुए बोले। हालांकि आपकी बहू को पता भी नहीं होगा कि मुझे इस पर शक है। उसे तो लगा था कि वो मेरे सामने से बचकर निकल गई, लेकिन मैं उसे पहचान गया था। अभिराज पार्टी की रात को याद करते हुए बोले। मेरे बेटे और मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी उस लड़की के साथ जो करना है आप कर सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अनुजी थे, उन्हीं के चलते ये शादी करनी पड़ी हमें। नहीं तो ऐसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अपने घर में घुसने तक ना दूं, और फैमिली तो बहुत दूर की बात है। रूपम गुस्से से बोली। आप निश्चिंत रहें, आपके परिवार या बेटे को कुछ नहीं होगा और आपकी बहू को भी नहीं। अगर वो गलत नहीं हुई तो मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं उसके पीछे। कुछ पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। अधिराज बोले। जी, मैं चलती हूँ। रूपम कहती हुई मुड़ी, फिर एकदम से रुक गई और बोली, आपको याद तो है ना कि हाँ हाँ याद है, आपका 50% आपको समय पर मिल जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। अधिराज बोले। रूपम मुस्कुरा दी और कार की तरफ बढ़ गई। कार स्टार्ट हो गई और अपने मंजिल की तरफ चल पड़ी। अधिराज रूपम के जाते ही बोले, ये औरत, आप इसकी इतना क्यों सुनते हैं चीफ मिनिस्टर साहब? कार में बैठा एक आदमी अधिराज से बोला। तुम नहीं समझोगे, लेकिन बस इतना समझ लो, अधिराज जो भी करता है उसमें उसका मतलब छुपा होता है और वक्त आने पर सबका हिसाब करता है। कहते हुए अधिराज कार में बैठ गए। वो आदमी मुस्कुरा दिया। रूपम घर पहुंची। कार उन्हें छोड़कर चली गई। वो धीमे कदमों से अंदर चली गई, अपने रूम की तरफ बढ़ी, फिर कुछ सोचकर स्टेयर से होते हुए अर्शी के रूम के सामने जा पहुंची। रूम में हल्का हल्का उजाला था। रूपम धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गई और जैन और अर्शी दोनों ही सोए हुए थे। रूपम जैन को देखकर मुस्कुरा दी और फिर अर्शी को देखा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती, लेकिन अगर तुमने मेरे बच्चों को चीट नहीं किया होता तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती और अपना लेती। मेरे लिए जैन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। पता है मुझे, प्यार करने लगा है वो तुमसे, लेकिन तुम मजाक उड़ा रही हो उसका, उसकी फीलिंग्स का, उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठा रही हो तुम, और मेरे बच्चों का कोई फ़ायदा उठाए मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। दुआ करूँगी कि तुम बच जाओ और वहाँ जाने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद ना हो, नहीं तो तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकता। अभिराज के हाथों से रूपम गुस्से से बोली और कमरे से निकल गई। सुबह अर्शी और जैन दोनों साथ साथ ही सोकर उठे। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जैन अर्शी को देखकर बोला। हाँ, मुझे क्या हुआ था? अर्शी मुस्कुराती हुई बोली।
जिससे जैन चिढ़ते हुए बाथरूम में चला गया और अर्शी जैन को देखकर मुस्कुरा दी। हे, मैं मजाक कर रही थी बस। जैन को बाथरूम से निकलता देखकर अर्शी बोली, जिसका मुंह अब भी फूला हुआ था, तुम्हें तो सब मजाक ही लगता है। कहते हुए जैन अपने बाल सेट करने लगा। अर्शी बेड से उतरी और जैन के हाथों से कॉम्स लेते हुए बोली, छोड़ो, मैं कर देती हूँ। जैन अविश्वास से अर्शी को देख रहा था। उसे सपना लग रहा था और अर्शी जैन के बाल संवारने में लगी हुई थी। डन, देखो देखो। अर्शी जैन का चेहरा शीशे की तरफ घुमाते हुए बोली, हे, जैसे मैं छोटा सा बच्चा लग रहा हूँ। ऐसे कौन बाल बनाता है यार। जैन नाराजगी से बोला, वो सब छोड़ो, कितने क्यूट लग रहे हो तुम। अर्शी मुस्कुराती हुई बोली, जिससे फिर जैन अर्शी को अविश्वास से देखने लगा। ऐसे देखते रहे तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अर्शी बोली, जिससे जैन झेप गया और तुरंत रूम से निकल गया। जैन के जाते ही अर्शी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सो क्यूट बोलते हुए बाथरूम में चली गई। जैन के जाते ही अर्शी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बाथरूम में चली गई। जैन ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे अर्शी की बात याद आते ही वो अकेले में मुस्कुरा उठा और धीरे से फुसफुसाकर बोला, सो क्यूट। अब ये सो क्यूट खुद के लिए बोला या अर्शी के लिए, कहना मुश्किल था। अर्शी बाथरूम से बाहर निकली और नीचे चली गई। इत्तेफाक से अपने रूम से निकलती हुई रूपम अर्शी के सामने पड़ गई। दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन दोनों ने ही कुछ नहीं बोला, बल्कि एक दूसरे को घूरते हुए आगे बढ़ गईं। कुछ देर बाद अर्शी कमरे में वापस लौट आई। उसे संस्कार का ख्याल आया तो अर्शी ने उसे कॉल कर दिया और थोड़ी देर बात कर फ़ोन कट कर दिया। संस्कार से ज़्यादा बात कर उसके जख्म को कुरेदना नहीं चाहती थी अर्शी। फिर लैपटॉप लेकर मुंबई के कुछ ड्रग्स माफिया को सर्च करने लगी। शाम होते ही जैन ऑफिस से आया और दोनों बैठकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। रात के करीब 2 बजे रूपम अपने कमरे से धीमे धीमे कदमों से निकली और एक रूम की तरफ बढ़ गई। उनके हाथों में उस रूम की चाबी थी। रूपम ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जाकर तुरंत अंदर से बंद कर लिया और फिर पीछे मुड़ी। कमरे में हर जगह धूल मिट्टी जमा हुई थी। ऐसा लग रहा था सालों से इस कमरे में कोई आया ही ना हो। रूपम उस कमरे की एक एक चीज को छूते हुए आगे बढ़ी और अलमारी खोलकर एक शर्ट निकाली, जो कि देखने में किसी लड़के की लग रही थी। उस शर्ट को अपने सीने से लगाते हुए रूपम बोली, कहाँ हो जीशान बेटे, आपकी मॉम आपको बहुत याद करती हैं, कहाँ हो आप। कहते हुए रूपम बोली, उस शर्ट को अभी भी सीने से लगाए हुए थी। वो कुछ देर बाद उठी, उसी अलमारी से एक फोटो फ्रेम निकाली जो कि किसी नौजवान लड़के की थी। जीशान कहते हुए फोटो फ्रेम को रूपम ने चूम लिया। लड़के की फोटो देखकर कहा जा सकता था लड़का काफी हैंडसम था। उसके चेहरे पे घनी बियर्ड थी और चेहरे पे एक कातिल मुस्कान, आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं। फोटो फ्रेम को काफी देर तक रूपम यूं ही बैठकर देखती रही। उसकी नज़र रूम में लगी घड़ी पर पड़ी तो वो चौंक कर उठ पड़ी। घड़ी 4 बजाने का इशारा कर रही थी। वो तुरंत उठी और फोटो फ्रेम को एक बार फिर चूमते हुए शर्ट के साथ उसे वापस अलमारी में रख दिया और जल्दी से रूम से बाहर निकलकर रूम लॉक कर दी और फिर धीमे कदमों से अपने कमरे में चली गई। सुबह के 7 बज रहे थे। जैन और अर्शी सोए हुए थे। पर्दे से छन छन कर हल्की हल्की रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। जैन की नींद खुली तो वो आंख मसलते हुए उठने लगा। उसकी नज़र अर्शी पर पड़ी, जो कि नींद में ही मुस्कुरा रही थी। लड़ाकू विमान सी हो तुम, फिर भी दिल चाहता है तुम्हें खुद में समा लूं। जैन अर्शी को सोते हुए देखकर बोला और रूम से बाहर निकल गया। वहीं मुंबई से एक दूर पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पे एक लड़का खड़ा था। दूर फैले घने जंगलों को देख रहा था। उसके हाथ में एक वोदका की बोतल थी। दूर दूर तक कहीं कोई भी घर या कोई इंसान नहीं दिख रहा था। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था, जिससे हल्की हल्की सर्द हवाएं भी चल रही थीं और धुंध भी था वातावरण में। लड़का कुछ देर बाद पीछे मुड़ा। उसके चेहरे में घनी बियर्ड थी और थोड़े बड़े बड़े बाल, जो कि उसके आधे आधे माथे को ढक रही थी, और सुर्ख गुलाबी होठ और छोटी छोटी वहीं धसी हुई आंखें। ये और कोई नहीं, जीशान था। ब्लैक कलर का शर्ट और ब्राउन कलर का फॉर्मल पैंट पहने हुए था। इन कपड़ों में वो गजब लग रहा था। वो पैंट के पॉकेट से फोन निकाला और किसी की तस्वीर देखते हुए बोला, स्वागत नहीं करेंगी भाभी जी, अब सबसे तो मिल ही लिया।
आपने अब इस प्यारे देवर से भी मिलने का टाइम आ गया। और वो फ़ोन लेकर उस तस्वीर को चूम लिया। टाइम आ गया है बड़े भाई की, मैं आपके दिए हुए हर दर्द का सूद समेत हिसाब लूं। कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वो फिर फोन पॉकेट में रख लिया और अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जोर से चीखा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, ऐसे कैसे जाने दूंगा आपको। आज शाम को ही आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिल जाएगा। आपको जो गिफ्ट बहुत पसंद है बचपन से ही, खासकर सरप्राइज। सरप्राइज कहते हुए वो हवा के झोंकों की तरह कहीं गुम हो गया। शाम को जैन का घर। जैन कमरे में आया और बैग रखकर बेड पर बैठ गया। बहुत ही थका हुआ सा लग रहा था। आंखें लाल हुई थीं, बाल बिखरे और चेहरे पर मायूसी, जैसे सारी दुनिया ही लुट गई हो। तुम आ गए, कहते हुए अर्शी जैन के पास जाने के लिए आगे बढ़ी। वहीं रुक जाओ, पास आने की भी कोशिश मत करना। जैन गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। अर्शी आश्चर्य से जैन को देखने लगी, जो कि गुस्से से कांप रहा था। क्या हुआ, बताओ भी। अर्शी थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ी। मैं कह रहा हूँ, मेरे पास मत आना। पता नहीं क्या कर बैठूंगा, मुझे खुद नहीं पता। तुम इस कमरे से अभी के अभी चली जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। जैन अर्शी को गुस्से से देखते हुए बोला। उसकी आंखों में अर्शी के लिए बेपनाह नफरत झलक रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, पहले बताओ मुझे हुआ क्या है। क्या किया है मैंने जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। अर्शी धीरे धीरे जैन की तरफ बढ़ती हुई बोली। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसे शराब की स्मेल आ रही थी। अर्शी को अपने पास आता देखकर एक बार फिर जैन चीखा, आई सेड लीव मी अलोन, गो। उसके चेहरे पर इस वक्त बेशुमार गुस्सा और आंखों में आंसू था। अर्शी थोड़ा डर गई। शादी के बाद शायद दूसरी बार था जब जैन ने इतना गुस्सा किया था अर्शी पर। अर्शी कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर रूम से बाहर निकल गई और जैन वहीं नीचे ही बैठ गया। अर्शी कुछ देर में वापस आई और जैन से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। जैन अब भी सर झुकाए नीचे ही बैठा हुआ था। अर्शी जैन को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन जैन के इस हालत के पीछे का कारण उसे बिल्कुल नहीं पता था। प्लीज बताओ क्या हुआ, हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अर्शी जैन के कंधों पर हाथ रखते हुए, जैन को जैसे ही अर्शी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ, उसने अर्शी का हाथ झटक दिया। अर्शी लेकिन उससे दूर नहीं हुई, बल्कि वहीं वो भी नीचे बैठ गई और जैन का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर करते हुए बोली, प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू, यू कैन टेल मी एवरीथिंग। जैन अर्शी को कुछ देर यूं ही निहारता रहा। उसके बाद अर्शी को जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे अर्शी पीछे की तरफ गिर पड़ी। जैन की इस हरकत से अर्शी शॉक्ड हो गई। ऐसी क्या बात हो गई कि मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है। अर्शी मन ही मन सोची। जैन उठा और रूम से बाहर जाने लगा। अर्शी झटके से उठी और जैन का हाथ पीछे से पकड़ लिया। जैन अर्शी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अर्शी और ताकत लगाकर पकड़ लेती है, जिससे जैन हार कर अर्शी की तरफ पलट गया। प्लीज बताओ ना क्या हुआ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना। मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार अपने परेशान होने का कारण बता दो बस। अर्शी आंखों में आंसू लिए बोली। अर्शी की आंख में आंसू देखकर जैन का दिल रो पड़ा। उसके हाथ अनायास ही अर्शी की तरफ बढ़ गए, लेकिन जैसे उसे लास्ट मोमेंट में होश आया, वो झट से अपना हाथ पीछे कर लिया और अर्शी को गुस्से से देखने लगा। प्लीज बताओ, अर्शी जिद करते हुए बोली। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर, ओह सच में। और फिर जैन अर्शी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अर्शी इस बार हाथ छोड़कर जैन को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे पता था वो ज़्यादा देर तक जैन का हाथ पकड़कर उसे रोक नहीं पाएगी। छोड़ो मुझे यू चीटर। जैन बोलते बोलते अचानक चुप हो गया, जैसे अर्शी उसने गलती से ये वर्ड बोल दिए हों। चीटर वर्ड सुनकर स्तब्ध रह गई अर्शी। क्या बोले तुम, चीटर। अर्शी कुछ देर बाद बोली, कुछ नहीं, छोड़ो मुझे जाने दो। जैन अर्शी की बात को इग्नोर करते हुए, नहीं, पहले तुम्हें बताना होगा मैंने क्या किया। जब तक नहीं बताओगे मैं नहीं छोड़ने वाली। अर्शी जैन को और कसकर पकड़ते हुए बोली। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम चीटर हो, धोखेबाज हो तुम। धोखा दिया है तुमने मुझे, झूठी हो तुम किसी और के साथ।
और कहकर जैन फिर चुप हो गया। अर्शी की पकड़ ढीली पड़ गई और नीचे धम्म से बैठ गई। उसे जिस बात का डर था वही हो गया। जैन उसकी सच्चाई जान गया। क्या हुआ? बुरा लग रहा है खुद के बारे में? इतने अच्छे वर्ड सुनकर जैन नीचे बैठते हुए अर्शी की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला। अर्शी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि पूरी तरह टूट चुकी थी। एक निराशा थी उसके चेहरे पर और सब कुछ खो देने का डर। ये देखो, अब इतना पता चल गया है तो पूरा भी बता देता हूँ। जैन अर्शी के सामने अपना फोन करते हुए बोला। अर्शी की नज़र जब फोन पर पड़ी तो उसे जैसे झटका लगा हो। ये तो वहाँ की वीडियो है जब संस्कार उसे प्रपोज कर रहा था, और वो भी आधी वीडियो। अर्शी ने संस्कार को मना किया, ये सब नहीं था उस वीडियो में, लेकिन वहाँ मेरे और संस्कार के अलावा कोई नहीं था। फिर क्या संस्कार ने? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ नहीं। लेकिन किसने किया ये? अर्शी के दिमाग में इस समय अनेकों सवाल चल रहे थे। क्या हुआ? सच्चाई सामने आया तो बोलती बंद हो गई। कुछ नहीं कहोगी अपने फेवर में? जैन तिरछी मुस्कान के साथ गुस्से से बोला। लेकिन अर्शी फिर भी कुछ नहीं बोली। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर देता उस रिश्ते से। मुझे तुम्हारे साथ एक झूठा रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं खुद तुम्हें उसे सौंप देता, लेकिन तुमने झूठ बोला, नाटक किया मेरे साथ। मेरे प्यार और विश्वास का मजाक उड़ाया तुमने। मैंने बोला था ना, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। फिर भी क्यों किया तुमने? क्यों जैन? जैन अर्शी के चेहरे को ऊपर करते हुए लगातार अर्शी रोए जा रही थी, जिससे उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। जैन जब अर्शी के चेहरे को देखता है और बहते आंसुओं को, तो अर्शी का चेहरा छोड़ दिया और बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गया। आई लव यू सो मच। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, अर्शी रोते हुए बोली, जिससे जैन जहाँ था वहीं रुक गया और कुछ पल बाद पीछे मुड़ते हुए बोला, क्या हो यार तुम? मतलब झूठ पे झूठ। अभी एक झूठ तुम्हारा सामने आया और तुरंत फिर झूठ, धोखा। क्या इन सब चीज़ से ट्रेनिंग लेकर आई हो क्या? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मेरा विश्वास करो। आई रियली लव यू। संस्कार सिर्फ मेरा दोस्त है, ट्रस्ट मी। और जो मैंने वीडियो देखा, क्या वो झूठा है? अब उसे बोल दो कि वो फेक है ना? एडिट किया हुआ है, कोई तुम्हें फंसा रहा है। जैन अर्शी के पास बैठते हुए बोला, ओह सच है, लेकिन जो समझ रहे हो तुम वो सही नहीं है। अर्शी जैन को आशा भरी नज़रों से देखते हुए बोली, पागल दिखता हूँ मैं तुम्हें? वीडियो सच है को देख रहे हो, वो सच नहीं। जैन गुस्से से अर्शी का गला पकड़ते हुए बोला, बोलो, बताओ अपनी झूठी कहानी, जिससे मुझे विश्वास हो जाए, मैं फिर तुम्हारी बातों में आऊं। बोलो। जैन गुस्से से अर्शी की आंखों में देखते हुए बोला। अर्शी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे उसे खांसी आ गई और पूरा चेहरा लाल पड़ गया। जैन एक बार फिर अर्शी की हालत देखकर कमजोर पड़ गया और उसका गला छोड़ दिया। अर्शी जैन की पकड़ से आज़ाद होते ही लंबी लंबी सांस लेने लगी। जैन एक नज़र अर्शी को देखा और बाहर निकलने लगा। अर्शी जैन को जाता हुआ देखकर जल्दी से जैन की तरफ बढ़ी, और इससे पहले जैन कुछ समझ पाता, अर्शी ने अपने होठों से जैन का मुंह बंद कर दिया और जैन को कसकर पकड़ लिया, जिससे जैन खुद को छुड़ाना भी चाहे तो छुड़ा ना पाए। अर्शी लगातार जैन को चूम रही थी, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। जैन ने भी अर्शी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वो दोनों इस लम्हे को जी रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्शी जैन से अलग हुई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, लेकिन संस्कार ने ही मना कर दिया था। ही लव्स मी बट आई एम नॉट। मैं बस उसे फ्रेंड ही मानती हूँ, और मैंने हमेशा उसे फ्रेंड की नज़र से देखा है। वो मुझसे प्यार करता है, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, उसने मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि मैं सिर्फ जैन से प्यार करती हूँ, और प्यार एक ही बार होता है, जो कि मुझे हो चुका है। उसे समझ आ गया था, वो हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगा। ट्रस्ट मी। मुझे खुद बहुत बुरा फील हो रहा था तुमसे छुपाकर, लेकिन संस्कार ने बोला था कि ना बताऊं। मुझे भी लगा शायद तुम इस बात से हर्ट होगे, एंड देन
मैंने तुम्हें नहीं बताने का फैसला किया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जैन अर्शी को देख रहा था, जैसे कि उस पर एक बार फिर भरोसा करने की कोशिश कर रहा हो। अर्शी जैन को देखी और फिर बोली, पता है, शायद तुम्हें अब भी भरोसा नहीं मेरी बातों पर, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ सच्ची, और कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें बताना है। आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग। अर्शी के होठ पे अपनी उंगली रखते हुए जैन बोला और बड़े प्यार से अर्शी की आंखों में देखते हुए बोला, आई ट्रस्ट ऑन यू बट नेवर ब्रेक माई ट्रस्ट। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। और अर्शी की बातों पर ब्रेक लगाते हुए जैन ने अर्शी के होठों पे अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद अलग हुआ और अर्शी को गले से लगा लिया। अर्शी फिर कुछ बोलने को हुई तो जैन ने उसे चुप करा दिया। अर्शी सब जैन से बता देना चाहती थी, सब कुछ, लेकिन जैन था कि कुछ सुनने के मूड में नहीं था। जैन अर्शी के दोनों हाथों को पकड़ा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई लव यू टू। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। जैन पछतावे के भाव से बोला, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने जो देखा उसी के अनुसार रिएक्ट किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आगे से तुम्हें कुछ भी मेरे बारे में पता चले तो मुझसे बिना पूछे, बिना मेरे बारे में अपनी कोई राय मत बनाना। और आई एम सॉरी एंड आई प्रॉमिस ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जैन अर्शी को टोकते हुए बोला, तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जिसका मुझे इंतजार था वो हो गया। जैन बोला, किस चीज़ का? अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कन्फेस किया, और क्या। आज का दिन तो मैं कभी भूलने वाला नहीं। जैन अर्शी की आंखों में देखते हुए बोला। अर्शी भी मुस्कुरा दी। काफ़ी रात हो चुकी थी। दोनों ने सोना सही समझा और कुछ देर बात करने के बाद सो गए। जैन तो सो गया था, लेकिन अर्शी को बेचैनी हो रही थी। किसने भेजा ये वीडियो और कौन था वहाँ हम दोनों के अलावा जिसने हमारी वीडियो बनाई? जो कोई भी होगा वो शख्स मेरे और संस्कार के बारे में सब जानता होगा। कहीं अगर उसने उफ। आरसी अपना सर पकड़ते हुए एक नज़र सोते हुए जैन को देखकर मुस्कुरा दी, फिर मोबाइल लेकर किसी को मैसेज करके सो गई। सुबह जैन और अर्शी अभी भी सोए हुए थे। अर्शी के फ़ोन से बीप की आवाज़ आई तो अर्शी उठ गई। अर्शी ने फ़ोन चेक किया और सोते हुए जैन को देखा। कल रात की बात याद आते ही अकेले ही मुस्कुराने लगी। जैन अभी भी सोया हुआ था। अर्शी कुछ देर सोची और जैन की आंखों के सामने हाथ हिलाकर चेक करने लगी कि गहरी नींद में सोया हुआ है या ऐसे ही। जब उसे यकीन हो गया कि जैन सोया हुआ है तो अर्शी धीरे से अपना चेहरा जैन के गालों के पास ले गई और जैन के गालों को चूम लिया और जैन को देखते हुए बोली, ये है मेरी सबसे बेस्ट मॉर्निंग। और मेरी भी। जैन आँख खोलते हुए बोला और अर्शी को पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। ये चीटिंग है, तुम नाटक कर रहे थे सोने का। अर्शी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये सब तुम्ही से तो सीखा हूँ। जैन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने क्या किया? अर्शी बोली, तुम ना पूरी की पूरी नौटंकी हो। जैन अर्शी के गालों को खींचते हुए बोला, आउच। अर्शी थोड़ा दर्द बना चेहरा बनाते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था तुम्हें। हा हा हा, तुम कितने फट्टू हो। अर्शी हंसते हुए बोली, तुम नाटक कर रही थी। जैन झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, और क्या, अब तुम बोल रहे थे कि मैं नौटंकी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा अपना नाटक ही दिखा दिया जाए, तो कैसा लगा? अर्शी हंसते हुए बोली, बहुत खराब। मैं यहाँ परेशान हो गया और तुम नाटक कर रही थी। जैन बोला, तो क्या तुम्हें ही आता है? अर्शी बोली, लेकिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, मिसेस अर्शी जैन शेखावत। जैन मुस्कुराते हुए बोला, बदला, और मुझसे? अर्शी इतराती हुई बोली, क्यों, तुम क्या हो जो मैं तुमसे बदला नहीं ले सकता? कहते हुए जैन अर्शी के चेहरे की तरफ झुकने लगा। छोड़ो मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। अर्शी खुद को छुड़ाती हुई बोली, नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम जा नहीं सकती। जैन अर्शी को बाहों में जकड़ते हुए बोला, रियली? अर्शी बोली, जी हाँ। जैन भी उसी अंदाज में बोला, रूपम आंटी आप? अर्शी दरवाजे की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे इस तरह की बातों में मैं नहीं आने वाला। जैन मुस्कुराते हुए बोला, अर्शी ने एक बार उसके साथ पहले भी ऐसे ही किया था, इसलिए जैन को पता चल चुका था कि अर्शी झूठ बोल रही है। मुझे छोड़ो। अर्शी गुस्से से बोली, नहीं, मैं तो ऐसे नहीं छोड़ने वाला। जैन मुस्कुराते हुए बोला, आह, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
अर्शी रोनी सी सूरत बनाकर बोली, तो जैन ने उसे झटके से छोड़ दिया। अर्शी जैन की पकड़ से आज़ाद होते ही बाथरूम में चली गई। जैन अब समझ चुका था कि अर्शी ने खुद को छुड़ाने के लिए नाटक किया। तुम नहीं बचने वाली, बाहर तो निकलोगी ही, जैन धमकी देने के अंदाज में बोला। अर्शी अंदर ही अंदर खिलखिलाकर हंस पड़ी। 1 घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर थे। अर्शी सबसे नज़र बचाकर बीच बीच में जैन को चिढ़ा रही थी और जैन अर्शी के बच्चों जैसी हरकत पर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर में वो ऑफिस चला गया और अर्शी भी अपने रूम में चली आई। अर्शी ने फ़ोन लिया और संस्कार को फ़ोन लगा दिया। कुछ पता चला? संस्कार ने फ़ोन पिक करते ही अर्शी बोली, नहीं अभी तो नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द पता लगाने का। आई होप जल्दी से पता चल जाए। वो जो भी कोई होगा हमारे लिए आगे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका पता लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्या क्या जानता है हमारे बारे में, इसलिए जितनी जल्दी हो सके पता करो। वक्त बहुत कम है और लास्ट मोमेंट कुछ खराब नहीं करना चाहती। अर्शी बोली, डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ जल्द से जल्द। और तुमने जैन को सब बता दिया? संस्कार थोड़ा रुक कर बोला, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। और मैं तो उसे अचानक कुछ याद आते ही अर्शी चुप हो गई। क्या आगे बोलो? संस्कार अर्शी से बोला, नहीं कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ और जैन भी। अर्शी बोली, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम खुश नसीब हो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला और तुम्हें इनकार नहीं सुनना पड़ा। संस्कार बोला, आई एम सॉरी। अर्शी थोड़ा गिल्टी होते हुए बोली, डोंट से सॉरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्यार जबरदस्ती तो नहीं करा सकते, सो तुम किसी गिल्ट में मत रहो, खुश रहो बस। संस्कार बोला, थैंक यू संस्कार मुझे समझने के लिए। अर्शी बोली, बाय संस्कार। बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया और अपनी आंखों में आए हुए आंसू को साफ करते हुए मुस्कुरा दिया। अर्शी ने भी फ़ोन रख दिया। अर्शी ने फ़ोन रखा ही था कि जैन का फ़ोन आ गया। अर्शी ने कुछ देर उससे बात की और उसके बाद नीचे चली गई। नीचे रूपम किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और अनीता किचन में थी और श्रद्धा का कहीं अता पता नहीं था। जी जी, कुछ भी हो मुझे बताइएगा, मैं फ़ोटो सेंड कर रही हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दीजिए। जी, मैं काम के तुरंत बाद आपको पेमेंट कर दूंगी, उधर से कहा गया। तो रूपम फिर बोली, ओके, मैं अभी आधे घंटा दे रही हूँ और आधे घंटे बाद। ओके बाय। हाँ मैं करती हूँ तुरंत। कहते हुए रूपम पीछे मुड़ी तो उसके जस्ट पीछे अर्शी खड़ी हुई थी। रूपम अर्शी को अपने पीछे देखकर चौंक गई, फिर गुस्से से बोली, तुम मेरे पीछे क्या कर रही थी? मेरी बात सुन रही थी? तुम्हें पता नहीं है कि किसी की छुपकर बात सुनना अच्छी बात नहीं है? कुछ संस्कार दिए हैं कि नहीं तुम्हारे माँ बाप ने? आप अगर मेरे मम्मा पापा पर ना जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अर्शी गुस्से से बोली, अगर बोली तो क्या कर लोगी? रूपम अर्शी को घूरते हुए बोली, आप सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकती हूँ। आपका ये जो सब चल रहा है ना, ये सब खैर छोड़िए, मुझे कहना नहीं करने की आदत है, इसलिए संभल के। अर्शी बोली और वहाँ से चली गई। नहीं चुप क्यों हो गई बताओ ना, और पहले अपने बारे में सोचो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, मतलब कब क्या हो जाए। रूपम बात संभालते हुए बोली, आप अगर मौत की बात कर रही हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मौत का खौफ नहीं है, लेकिन हाँ, मरने से पहले सबको बेनकाब करके मरूंगी। अर्शी रूपम की आंखों में देखते हुए बोली और वहां से चली गई। रूपम गुस्से से तिलमिलाकर रह गई और अगले ही पल चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, तुम्हें तो पता भी नहीं है तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है बेचारी। अगली सुबह जैन की किसी क्लाइंट से मीटिंग थी ऑफिस से बाहर, इसलिए कोई अभी भी ऑफिस नहीं आया था। साहिल और अनुज को छोड़कर सब घर पर ही थे। जैन और अर्शी दोनों साथ सीढ़ियों से उतर रहे थे कि बेल बजी, कोई आया है। कहते हुए अर्शी तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी। अरे संभल कर, जैन पीछे से बोला, लेकिन अर्शी के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। अर्शी भागते हुए गेट खोलने गई। अर्शी ने गेट खोला तो सामने लगभग अर्शी की ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। अर्शी उसे पहचानती नहीं थी तो वो लड़के को देखते हुए बोली, आप कौन? लड़का कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। अर्शी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे थोड़ी देर रुकना ही सही लगा और उस लड़के के बोलने का इंतजार करने लगी। जैन की नज़र जब गेट पर पड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और अगले ही पल आश्चर्य की जगह ढेर सारा गुस्सा था।
जैन गुस्से से गेट की तरफ बढ़ गया। जीसान, रूपम किसी हवा के झोंके की तरह आई और उस लड़के के गले लग गई। जीसान बेटे तुम कहाँ चले गए थे? रूपम रोते हुए बोली। अरसी उन दोनों को मूकबनी देख रही थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीसान नाम तो उसने इस घर में कभी सुना ही नहीं था। जब से आई थी किसी ने कभी चर्चा नहीं किया जीसान के बारे में, और रूपम के व्यवहार से लग रहा था जैसे कि कोई खास इंसान हो। अरसी रूपम और जीसान को देखते हुए सोच रही थी, और वही कुछ दूरी पर खड़ा जैन गुस्से से दोनों को देख रहा था। रूपम जीसान से अलग हुई और उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुम्हें कितना याद किया मैंने, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? रूपम थोड़ी नाराजगी से बोली। तभी तो आया हूँ, आपका प्यारी तो मुझे यहाँ खींच लाया, और वैसे भी जो हुआ सो हुआ। अब आप वो सब भूल जाइए, क्योंकि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब इसी घर में रहूंगा। जीसान जैन को देखते हुए बोला। वैसे ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है? जीसान अरसी को देखते हुए बोला। तुम्हारी भाभी और मेरी वाइफ। जैन थोड़ा आगे बढ़ते हुए बोला। ओ भाई, अभी आपकी आदत नहीं गई, और आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे मैं अरसी को आपसे दूर कर रहा हूँ। जीसान मुस्कुराते हुए बोला। अरसी तुम्हारी भाभी है तो उसे भाभी बुलाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जैन गुस्से से बोला। ओ रियली भाई, 1 घंटे के बड़े हो आप, तो ये फॉर्मेलिटी की उम्मीद मत करो आप। और आपको कहता हूँ, उसी से खुश रहो। अब इतनी खूबसूरत लड़की को भाभी कहने का मन नहीं हो रहा। जीसान जैन को देखकर बोला। जैन गुस्से से आगे बढ़ा तो रूपम ने उसे तुरंत पकड़ लिया और इशारे से चुप रहने को बोली। जैन किसी तरह अपने गुस्से को काबू कर रुक गया। आरसी सब कुछ देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। हेलो भाभी, मैं जीसान आपका देवर। जीसान अरसी के आगे हाथ बढ़ाते हुए बोला। हाय, मैं अरसी। आगे तो आप जानते ही हैं। अरसी भी उसी अंदाज में बोली। अरे आपको कौन नहीं जानता? जीसान मुस्कुराकर बोला। मतलब? अरसी नासमझी से बोली। अरे मैं मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गईं। अब हम आए हैं तो ये सब तो चलता ही रहेगा, क्यों भाई? जीसान जैन को देखकर बोला, जिससे जैन को और गुस्सा आ गया और रूपम से हाथ छुड़ाते हुए आगे बढ़ा और अरसी के पास जाकर बोला, चलो। अरसी जैन को देखने लगी तो जैन अरसी का हाथ पकड़कर वहां लेकर कमरे में चला गया। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? एक तो तुम्हारा भाई पता नहीं कितने दिन बाद आया है, और तुम इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो उसके साथ। उसे कैसा लगा होगा? अरसी बोली। 5 साल? जैन बोला। क्या? अरसी नासमझी से बोली। 5 साल बाद आया है वो घर, और वो कहीं गया नहीं था। उसे डैड ने घर से बाहर निकाल दिया था। तुम उससे दूर रहो, यही बेहतर होगा। और जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। मॉम के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता, और ना ही कोई चाहता है कि वो इस घर में आए। लेकिन सिर्फ मॉम को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सुख चैन छीनना चाहती हैं इस घर का। जैन गुस्से से बोला। अंकल ने निकाल दिया था, लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई? कोई अपने ही बेटे को घर से निकाल दे? आरसी बोली। उसने कांडी कुछ ऐसा किया था, मैं और वो साथ में ही थे। हम एमबीए कर रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन फाइनल ईयर में जाते ही ये बदलने लगा। इसके अलग दोस्त हो गए और इसका अलग ग्रुप बन गया। रात रात भर घर से बाहर रहने लगा था और दिन में भी कमाता। मॉम डैड से कुछ नहीं बताती थी, और डैड के ऑफिस में रहने की वजह से उन्हें पता भी नहीं चल पाता था कुछ। हम सबको भी मॉम ने मना किया था, लेकिन एक बार तो हद हो गई। लगभग 1 हफ्ते घर नहीं आया, और जब हफ्ते बाद आया तो पुलिस भी आई थी इसके साथ। पुलिस से पता चला कि इसने हमारे कॉलेज की ही एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। मॉम ने डैड को बुलाया। डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। मीडिया बड़ा चढ़ाकर उसे और बड़ा बना रही थी। डैड ने बहुत रिक्वेस्ट की उस लड़की के पेरेंट्स से, तब जाकर माने वो, और समझौता करने को तैयार हुए। डैड मॉम से इससे बात करना पूरी तरह बंद कर दिए थे, लेकिन इसकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ, और एक दिन ये फिर वही करने जा रहा था। लेकिन मौके पे मैं पहुंच गया और लड़की को इससे बचा लिया, और डैड को भी फ़ोन कर दिया। डैड और मैं इसे लेकर घर आ गए, लेकिन घर ले आने के बाद डैड ने इसके कुछ कपड़े बैग में डालकर इसे थमा दिए और घर से निकल जाने को बोले। और तब से इसे लगता है कि मेरे ही कारण इसे घर से निकाला गया, और तभी से मुझसे नफरत करने लगा। घर से इसके जाने के बाद भी डैड मॉम से बात नहीं करते थे, लेकिन मॉम ने कई बार माफ़ी मांगी, और फिर उन्हें भी सब कुछ भूलना ही सही लगा। तब से इस घर में कभी भी
जीसान का जिक्र नहीं हुआ। हालांकि मॉम उसे ढूंढ रही थी, लेकिन डैड को कुछ पता नहीं था। और मुझे पता है कि ये इस बार भी कुछ कांड करने ही आया है। जरूर इसका कोई मकसद होगा। जैन थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन शायद वो बदल चुका हो तो। अर्शी जैन को देखते हुए बोली, वो कभी नहीं सुधर सकता। मुझे पता है, वो बहुत आगे निकल चुका है। अगर लौटना भी चाहेगा तो लौट नहीं पाएगा। लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि उससे दूर रहोगी। वो किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। जैन अर्शी का हाथ पकड़ते हुए बोला, प्रॉमिस। और वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, सो डोंट वरी। अर्शी अपना दूसरा हाथ जैन के हाथ पे रखते हुए बोली। जैन ने अर्शी को गले लगा लिया और उसका माथा चूमते हुए बोला, रूम से निकलना ही मत, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय, तुम टेंशन ना लो, मैं सबका ख्याल रखूंगी। अर्शी मुस्कुराते हुए बोली। जैन कमरे से बाहर निकल गया। जैन के जाते ही अर्शी चेयर पर बैठते हुए बोली, अब ये क्या लोचा है यार। एक सुलझाओ दूसरा तैयार रहता है। इस जीसान से सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क तो आपको रहना ही पड़ेगा भाभी जी। अब हम आए और कुछ तोहफा ना लाएं, ये तो इम्पॉसिबल है। जीसान नीचे से अर्शी के रूम की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, क्या हुआ जीसान, उधर क्या देख रहे हो? रूपम जीसान की नजरों का अनुसरण करते हुए बोली, नथिंग मॉम। जीसान कहते हुए मुस्कुरा दिया। आज भी तुम नहीं बदले। झूठ बोलते वक्त अक्सर मुस्कुरा दिया करते हो। रूपम जीसान को देखकर बोली, जिसकी नज़र अब भी ऊपर की तरफ थी। अब हम कोई मौसम तो नहीं जो वक्त के साथ बदल जाएं। हम तो वो चट्टान हैं जो हर मुसीबत को झेल कर एक सा ही रहता है। और वैसे मानना पड़ेगा, आप भी तो नहीं बदली। जीसान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अब ये कोई तुम्हारे ना बदलने की क्वालिटी है, ये मुझसे ही तो मिली है। तुम्हारे बाप में तो ऐसा कोई गुण है नहीं, तो आगे तुम समझ सकते हो। रूपम मुस्कुराते हुए बोली, ओ मॉम, यू आर सच ए गुड एक्टर। क्या एक्टिंग किया आपने, जैसे सच में हम 5 साल बाद ही मिले हैं। जीसान मुस्कुराते हुए बोला, करना पड़ता है बेटा। जैन अगर कुछ भी समझ जाता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वैसे वो तुम्हारी भाभी है, जैन की पत्नी। रूपम जीसान से बोली, जिसकी नज़र अब भी ऊपर की तरफ ही थी। ओफो मॉम, तो मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। वैसे बहुत खूबसूरत है, जैन भाई की पसंद और तेजवी। जीसान बोला, तुम्हारे डैड की पसंद है, जैन की नहीं। और ये शादी तो जबरदस्ती हुई थी। रूपम गुस्से से बोली, जबरदस्ती? लेकिन लग तो नहीं रहा था आज जैन भाई के हाव भाव से। जीसान बोला, प्यार करता है अब्बू, यही तो प्रॉब्लम है। यही चीज आड़े आ रही है मेरे। कहीं जैन के साथ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। रूपम सोचते हुए बोली, नो मैम, वैसे भी वो भाई के लिए सही नहीं है। और अगर हम छोड़ भी दिए तो अधिराज नहीं छोड़ेगा। हमें ना सही कोई और ये काम करेगा। जीसान रूपम को समझाते हुए बोला, शायद तुम सही कह रहे हो। वैसे क्या रिपोर्ट है और कब से हो तुम इस केस में? रूपम बोली, पार्टी वाले दिन से। वैसे संस्कार काफी करीब है भाभी के। पार्टी में देखा था मैंने। जैन पार्टी की रात याद करते हुए बोला, तुम भी उस पार्टी में गए थे? हाँ, और तो और, घर से ही उनके पीछे लगा था और उनके अंदर एक बार टकराया भी था, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर और वहां से निकल गई। जीसान बोला, अच्छा, ये अधिराज को क्या लगता है कि मुझे हर चीज बाद में बताएगा? जो काम मेरा बेटा कर रहा था उसी काम को लेकर मुझसे झूठ बोला। मानना पड़ेगा, है बहुत शातिर। रूपम बोली, मॉम, उसे लगता है मैं अपने परिवार से नफरत करता हूँ, इसलिए। लेकिन आप फिक्र ना करें, इसमें हमारा ही फायदा है। वैसे अर्शी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। जीसान बोला। रूपम, ऐसा क्या पता चला तुम्हें, जरा हमें भी बताओ। नहीं मॉम, अभी नहीं, बाकी बातें बाद में, क्योंकि अभी डैड भी आने वाले होंगे। उनका क्या करेंगे हम, कैसे समझाएंगी आप उन्हें, ये सोचिए। जीसान बोला। अनुज ने जब आवाज़ सुनी तो सामने देखा, मुस्कुराते हुए जीसान खड़ा था। साहिल भी जीसान को देखकर भौचक्का रह गया। तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? अनुज गुस्से से बोले, रियली डैड, हमारा घर? आप भूल रहे हैं कि ये मेरा भी घर है और मैं इसी घर का बेटा हूँ। जीसान बोला, और तुम भूल रहे हो कि मैंने जिस दिन तुम्हें घर से निकाला था उसी दिन तुम हमारे लिए मर गए थे। हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। अब तो तुम इसी वक्त निकल जाओ हमारे घर से। अनुज आदेश देते हुए बोले, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। रूपम के अलावा सब शॉक्ड थे कि जीसान
इतनी जल्दी मान कैसे गया जाने को लेकर। लेकिन सब चुप ही रहे। वहीं रूपम हल्के से मुस्कुरा दी और जीसान बाहर जाने लगा। गेट के पास पहुंचा ही था कि रूपम चेयर से नीचे गिर गई। मॉम मॉम! जैन और साहिल रूपम को देखकर चिल्लाए और भागकर उनके पास पहुंचे। अनुज भी उठाने के लिए दौड़े, जबकि अर्शी की नज़र रुके हुए जीसान पर ही थी, जो कि गेट के पास ही रुका हुआ था। एक पल रुकने के बाद जीसान पीछे मुड़ा और रूपम को देखकर मुस्कुरा दिया। अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। मॉम मॉम, आपको क्या हो गया? जीसान बोलते हुए बेतहासा भागकर रूपम के पास आया। अर्शी को सारा माजरा समझ आ चुका था, लेकिन बिना किसी सबूत के कोई विश्वास ना करता, जैन भी नहीं। आखिर उसकी मॉम जो थी, इसलिए अर्शी ने चुप रहकर तमाशा देखना ही ठीक समझा। जैन बेटा, डॉक्टर को कॉल करो, अनुज जल्दी से बोले। जी डैड, जैन कहते हुए डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर से आने को बोला और फ़ोन रख दिया। कुछ ही देर में डॉक्टर रूपम के रूम में थे। रूपम को बेड पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थीं। सबकी नज़र रूपम पर ही थी, लेकिन अर्शी की जीसान पर, जिसके चेहरे के बदलते भाव को अर्शी बड़ी तल्लीनता से समझने में लगी हुई थी। जी, इन्हें किसी बात का सदमा लगा हुआ है और कुछ नहीं। इनके सामने कोई स्ट्रेस वाली बात मत कीजिएगा, बाकी कुछ घंटों में अभी होश आ जाएगा। डॉक्टर रूपम को चेक करते हुए बोले। जी शुक्रिया डॉक्टर, अनुज हाथ जोड़ते हुए बोले। जी, ये तो हमारा कर्तव्य है, इसमें ये कहने की क्या जरूरत? डॉक्टर सधे स्वर में बोला। फिर भी आइए, अनुज कहते हुए डॉक्टर के साथ बाहर निकल गए। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी हुई थीं, जिनको लेने साहिल चला गया। अब कमरे में बस तीन ही लोग थे। जैन परेशान सा रूपम के सिरहाने बैठा हुआ था। जीसान कभी कभी हल्के से मुस्कुरा देता, तो कभी कभी चेहरे पर बनावटी उदासी रहती। तुम यहाँ रह सकते हो, मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी की तबीयत तुम्हारी वजह से खराब हो, अनुज कमरे में आते हुए बोले। थैंक यू डैड, कहते हुए जीसान अनुज की तरफ बढ़ा, तो अनुज हाथ दिखाकर उसे वहीं रोक दिए। वहीं रुक जाओ तुम बस, यहाँ रूपम की वजह से हो, ये मत भूलो, अनुज सख्ती से बोले। जी थैंक यू अगेन, कहते हुए जीसान चेहरे पर एक सातिर मुस्कान लिए वहां से बाहर चला गया। जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? बाहर जाते ही जीसान बड़बड़ाया। धीरे धीरे से सब कमरे से बाहर चले गए। बस अनुज थे कमरे में। वो बैठे हुए रूपम को देख रहे थे, जिनका अब भी बेहोशी का नाटक जारी था। जैन कॉच पे बैठे कुछ सोच रहा था और अर्शी पास में खड़ी हुई उसे देख रही थी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अर्शी जैन को सोच में डूबा हुआ देखकर बोली। जीसान के कारण अब घर में हर दिन नई प्रॉब्लम आएगी। आज ही आया और आज ही मॉम को डैड ने भी परमिशन दे दिया। अब कर भी कह सकते हैं, जैन परेशान सा होकर बोला। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, अर्शी जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। होप सो, जैन धीरे से बोला। चलो सोते हैं, अर्शी एक नज़र घड़ी पर डालती हुई बोली। जैन उठकर बेड पर लेट गया और अर्शी भी। अर्शी धीरे धीरे जैन का सर सहलाने लगी। कुछ ही देर में जैन गहरी नींद में सो चुका था। जैन सोता देखकर अर्शी मुस्कुराई। बिना किसी कसूर के सजा नहीं मिलेगी किसी को भी। जैन, ये मेरा तुमसे वादा है। आंटी और जीसान के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बट आई नो जो भी कुछ बड़ा सोच रहे हैं दोनों लोग। अर्शी गहरी सांस लेते हुए बोली। लेकिन मैं उन दोनों में से किसी को भी कामयाब नहीं होने दूंगी। रूपम आंटी खुद अपने बेटे को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं। अब बस मुझे इंतजार है उस दिन का, जब सब कुछ ठीक हो जाए और मुझे तुमसे कुछ भी छुपाना ना पड़े। एक नॉर्मल लाइफ हो हमारी बाकियों की तरह। अर्शी जैन को सोते हुए देखकर बोली और जैन का माथा चूम लिया। अर्शी ने कुछ सोचा और अगले ही पल वो डायरी और पेन लिए स्टडी टेबल पर थी। मैं तुम्हें बता नहीं पाई तो क्या हुआ, मैं तुम्हें लिखकर तो बता सकती हूँ सब कुछ। कहीं अगर मुझे वक्त ना मिला फिर बताने का तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम इस डायरी के जरिए मेरी सच्चाई जान तो पाओगे। अर्शी डायरी पर कुछ लिखते हुए बोली। सुबह के 4 बज रहे थे। अर्शी डायरी लेकर जैन की अलमारी में रख दी। फाइनली जो फील हो रहा था उसे उसे मैं बता नहीं सकती। कितना हल्का फील हो रहा है लिखकर ही। काश जब तुम इसे पढ़ो
तो मेरी मजबूरियों और जिम्मेदारियों को समझ पाओ। अर्शी बेड पर बैठते हुए बोली। सुबह जैन उठा। उसकी नज़र सोते हुए अर्शी पर पड़ी, जो कि उसका एक हाथ पकड़ रखी थी। जैन अर्शी को देखकर मुस्कुरा दिया और अपना हाथ धीरे से छुड़ाकर बाहर चला गया। अर्शी की जब नींद खुली तो घड़ी में 12 बज रहे थे। ओ नो यार, कितनी देर तक सोती रही मैं। अर्शी अपने सिर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली। अर्शी की नज़र पास के टेबल पर पड़ी, जिस पे एक पेज रखा हुआ था। ये क्या है? अर्शी उस पेज को देखते हुए सोची और खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग वाइफी। अर्शी पेज पर लिखे शब्दों को पढ़ती हुई मुस्कुरा दी। हाय, नजर ना लगे जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो ना तो उफ, बाय गॉड, कुछ कुछ होता है। अर्शी का चेहरा गुलाबी हो गया। लंच कर लो, हो सके तो रूम में ही रहना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। बाय, लव यू टू। पता है तुम मुझे लव यू मन ही मन बोली हो, है ना? बाय, सी यू सून। तुम्हारा जैन। अर्शी उस पेज को पूरा पढ़ते ही मुस्कुरा दी और जोर से बोली, आई लव यू जैन, आई लव यू, और पेज को चूम लिया। कितने अच्छे से समझने लगे हो तुम। अर्शी बाथरूम में जाती हुई बोली। वहीं अनुज और साहिल भी रूपम से मिलकर जा चुके थे। वो अब ठीक थी। मतलब उन्होंने अपना नाटक समाप्त कर दिया था। मतलब कैसे किया आपने मॉम? और डॉक्टर अंकल, उन्हें कैसे रेडी किया आपने? रूपम के पास बैठा जीसान सब कुछ जानने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। कैसे, क्या मतलब है? तुम्हें अपनी मॉम की काबिलियत पर शक है? रूपम इतराती हुई बोली। नो मॉम, नेवर। जितने अच्छे से मैं जानता हूँ आपको, उतने अच्छे से कोई नहीं जानता आपको। बट प्लीज टेल मी एवरीथिंग नाउ, क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जीसान बोला। करना क्या था? पैसा फेंको, तमाशा देखो। अच्छे अच्छे पैसे के लिए बिक जाते हैं बेटा। ये तो एक मामूली से डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर हैं तो क्या हुआ? पैसा मिला उन्हें और उन्होंने भी थोड़ा नाटक कर दिया। अब पैसा चीज ही कुछ ऐसा है। रूपम घमंड से बोली। ओह मॉम, आई लव यू। अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। जीसान पीछे से रूपम के गले में हाथ डालते हुए बोला। लव यू टू बच्चा। रूपम जीसान को दुलारते हुए बोली। अच्छा, अब तुम बताओ क्या बताने वाले थे कल अर्शी के बारे में? रूपम बोली। तो सुनिए, संस्कार लफ्स भाभी, उसने तो प्रपोज भी किया था, बट भाभी ने मना कर दिया। भाई क्या स्पीच दिया था उन्होंने, बेचारे संस्कार के सामने। मतलब भाई अगर होते तो उस टाइम वहाँ तो सच में पागल ही हो जाते। वैसे भी इमोशनल फूल तो हैं ही। पागल रिश्तों की कद्र करना जानता है, वो फूल नहीं है। रूपम जीसान पर और हल्के से मारते हुए बोली। हाँ हाँ, जो भी हो, आगे सुनिए। मैं भी वहीं था, वहीं पे उस वक्त छुप कर रिकॉर्ड कर रहा था सब कुछ। बंदे ने क्या माहौल बनाया हुआ था, लेकिन अर्शी ने तो उसका दिल तोड़ दिया। एंड आपको पता है, मैंने तो वो वीडियो भाई को भी सेंड की थी, पर पता नहीं कुछ हुआ कि नहीं उनके बीच। सब कुछ नॉर्मल ही तो लग रहा है, या फिर नॉर्मल होने का नाटक कर रहे हैं? जीसान कुछ सोचते हुए बोला। नहीं, ऐसा नहीं है। जैन इतना खिला खिला रहता है, नाटक तो नहीं हो सकता। कुछ किया होगा अर्शी ने, बहुत तेज है। हाँ हाँ तो है। वैसे अधिराज से कम मिल रहे हो आप। जीसान रूपम को देखते हुए बोली। अब जब सब पता चल गया घर बैठे, तो उससे क्या मिलना? रूपम अधिराज की नज़रों को याद करते हुए थोड़ा गुस्से से बोली। नो मॉम, आपको मिलना है, और ऐसे मिलना जैसे आपको कुछ ना पता हो और आप जानने के लिए बेताब हों। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जीसान बोला। तुम सही कह रहे हो। गेम को खत्म करने का वक्त आ गया है। बहुत सुन लिया हमने उस अधिराज का। रूपम गुस्से से चिल्लाकर। मॉम, आप गुस्सा मत हो, जीसान बोला। अब तो बस उस वक्त का इंतजार है जब मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने गिड़गिड़ाएं। रूपम शांत भाव से बोली। जीसान मुस्कुरा दिया। अगले दिन रूपम सबके ऑफिस जाने के बाद अधिराज से मिलने के लिए निकल गई। जीसान के अलावा किसी को नहीं पता था रूपम कहाँ गई है। रूपम सीधा अधिराज के बंगले में पहुंची। गार्ड ने उन्हें चेकिंग करने को बोला तो रूपम चिढ़ गई और गुस्से से बोली। हटो सामने से, आती जाती रहती हूँ, फिर भी चेक करना है तुम लोगों को। रूपम इतनी तेज से बोली कि अंदर बैठे अधिराज के कानों में भी रूपम की आवाज़ सुनाई दे गई। आने दो अधिराज, बाहर निकलकर बोले। रूपम एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। तो कैसी हैं आप? अधिराज एक कुटिल मुस्कान के साथ बोले।
ये नहीं पूछोगे क्यों आई हैं आप? रूपम ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल ही कर लिया अधिराज से। नॉट बैड। आपकी इसी अदा का तो कायल हैं हम। अधिराज मुस्कुराते हुए बोला, तो चलिए अंदर कुछ बात करनी है आपसे। रूपम अपने गुस्से को छुपाते हुए शांत भाव से बोली, हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलिए। अधिराज ने अपना एक हाथ आगे कर रूपम को इशारे से आगे जाने को बोला। रूपम मुस्कुरा दी और आगे बढ़ गई। तो बताइए। अधिराज रूपम को देखते हुए बोले, आपने बोला था जैसे कुछ पता चलेगा आप मुझे बताएंगे, लेकिन आपने एक फ़ोन तक नहीं किया हमें। हम क्या समझें इसका मतलब? अरे आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? हाँ हम थोड़े बिजी थे और आपने भी तो हमें याद नहीं किया। अधिराज बेशर्मी से बोला, अगर याद ना किया होता तो यहीं आती नहीं। आप सीधे अगर बता दें तो बेहतर होगा। आपको पता है क्या जानने आई हूँ मैं? रूपम शांत भाव से बोली। रूपम का शांत रहना अधिराज के अंदर शक पैदा कर रहा था, क्योंकि रूपम छोटी छोटी बातों पर वायलेंट हो जाती थी। हाँ तो आप अपनी सो कॉल्ड बहू के बारे में पूछने आई हैं, राइट? अधिराज बोले, बताइए कुछ भी हो, लेकिन उससे मेरे घर की इज्जत जुड़ी हुई है। और आप तो, हाँ हाँ, आपके लिए इज्जत बहुत मायने रखती है और आप गलत का साथ नहीं देती हैं। अधिराज टोंट मारते हुए बोले। लेकिन रूपम फिर भी किसी तरह खुद को शांत रखकर बोली, बताइए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपकी बहू के पीछे लगे हैं हमारे आदमी, एक एक पल की खबर रख रहे हैं आपकी बहू की। किसी टीम से मिली हुई है। अभी ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाई, कुछ साफ साफ नहीं बता सकता मैं, लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताता जाऊंगा। अधिराज बोले। जल्दी करिए, हमारे पास वक्त नहीं है। रूपम उठते हुए बोली, अरे आपके पास वक्त होता ही कब है? अधिराज एक बार फिर बोलकर बेशर्मी से हंसे। बदले में रूपम भी मुस्कुरा दी और तेजी से वहां से निकल गई। रूपम के जाते ही अधिराज ने किसी को फोन किया और उसके फोन उठाते ही गुस्से से बोला, जल्दी करो, वो लड़की हमारे लिए खतरा बनती जा रही है। वक्त नहीं है हमारे पास। नजर रखो शेखावत परिवार के हर एक सदस्य पर। इधर रूपम कार में आ बैठी और बंगले की तरफ देखी हुई बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोलने से मुझसे और मैं सच मान लूंगी? कभी नहीं। मुझे पता चल चुका है कौन है अर्शी। अब बस उस वक्त का इंतजार है जब मेरा बेटा तुम्हें और उसे बर्बाद कर देगा। इधर लगातार अर्शी लैपटॉप पर कुछ किए जा रही थी तो कभी फ़ोन पर बात करने लग जाती। बस एक दिन और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फाइनली मैं बदला ले पाऊंगी, तुम्हारी मौत का बदला। उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, जरूर। अर्शी आंखें बंद करके बेड से सर टिकाकर बैठ गई। अर्शी उठी और नीचे आई। रूपम और जीसान हॉल में हाथ में कॉफी का कप लिए बैठे हुए थे। अर्शी उन दोनों की तरफ देखी, लेकिन रूपम और जीसान अर्शी को नहीं देख पाए। पैसों के लिए क्या क्या कर जाते हैं लोग। अर्शी नफरत से दोनों को देखती हुई मन ही मन बोली और किचन में चली गई। अर्शी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका फ़ोन बजा। अर्शी ने बिना देखे ही फ़ोन पिक कर लिया। मुझे याद कर रही थीं, उधर से आवाज़ आई। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अर्शी मुस्कुराते हुए बोली। और कौन सा काम है तुम्हारे पास? उधर से जैन बोला। काइंड योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर जैन शेखावत। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, आपके अलावा भी, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऑफिस में होकर भी काम नहीं कर रहे हैं। अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ यार, मेरा तो काम करने का मूड ही नहीं है। लेकिन डैड जैन की बात सुनते ही अर्शी हंसने लगी। तुम उड़ाओ मेरा मजाक, किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। जैन झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अच्छा जी, आओ फिर आज बाहर चलते हैं। अर्शी बोली, लो यार, मैं तो भूल ही गया, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। दिल्ली जा रहा हूँ, 3 बजे की फ़्लाइट है मेरी, इसलिए कॉल किया था। कल दोपहर तक आ जाऊंगा। जैन के जाने की बात सुनकर अर्शी उदास हो गई, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचा और उसकी आंखों में चमक थी। ठीक, जल्दी आना, इंतजार करूंगी। अर्शी उदास होते हुए बोली, आई मिस यू। जैन प्यार से बोला, आई मिस यू टू। अच्छा बाय, मुझे जल्दी निकलना है, रखता हूँ। जैन बोला। अर्शी मुस्कुरा दी और अपने फ़ोन की स्क्रीन को चूम लिया जिस पे जैन की फ़ोटो लगी हुई थी। रात के करीब 2 बजे अर्शी का फ़ोन बजा। अर्शी के फ़ोन पिक करते ही उधर से कुछ कहा गया। हाँ आ रही हूँ, कहते हुए अर्शी ने अलमारी खोलकर एक लेटेस्ट मॉडल की गन निकाली
और अपने कपड़े चेंज किए और तेजी से बाहर की तरफ भागी। अर्शी के गेट से निकलते ही सामने संस्कार खड़ा था। बैठो जल्दी। संस्कार अर्शी को देखते ही बोला। अर्शी तुरंत बैठ गई और उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। ठीक तुरंत उसके पीछे ही एक गाड़ी निकली। उसमें जीसान और रूपम थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और मुस्कुरा दिए। इनकी गाड़ी भी आगे बढ़ गई। संस्कार ने गाड़ी ले जाकर अधिराज के बंगले के आगे ही कुछ दूरी पर रोक दी। यहाँ क्यों आए हैं? अर्शी संस्कार को देखते हुए बोली। यूं अचानक आना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर चलो, सब खुद ब खुद पता चल जाएगा। संस्कार गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला। अर्शी भी बाहर निकल गई। दोनों पैदल ही आगे बढ़ गए। उनसे कुछ दूरी पर जीसान ने भी गाड़ी रोक दी और वो दोनों भी गाड़ी से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। संस्कार ने अर्शी को बताया कि उनके आदमियों से पता चला कि आज मीटिंग होने वाली है, जिसमें बहुत से बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। इस मीटिंग में क्या होगा किसी को नहीं पता। अर्शी और संस्कार दोनों ने ही ब्लूटूथ लगाया था, जिससे लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहें। बंगले के गेट पर हमेशा की तरह गार्ड तने हुए खड़े थे। अर्शी और संस्कार पिछली सीट की तरफ चले गए। जीसान और रूपम थोड़े पीछे होने के कारण देख ही नहीं पाए कि वो किधर गए। दोनों अचानक गुम दोनों के हो जाने से जीसान खींच गया और गुस्से से बोला, आपके कारण हुआ है ये, और धीरे धीरे चलिए। गायब हो गए दोनों। मुझे ब्लेम करने से अच्छा है ढूंढते हैं उन्हें, रूपम बोली और आगे बढ़ गई। इन दोनों ने भी गार्ड्स को देखा। अब क्या करें मॉम? जीसान इधर उधर देखते हुए बोला। पीछे से गेट है, उधर से चलते हैं। कुछ देर बाद रूपम बोली। जीसान और रूपम भी पीछे गेट की तरफ चले गए। पीछे की तरफ गुप्त अंधेरा था। संस्कार और अर्शी अंदर जा चुके थे, लेकिन अंदर तो कई लोग बैठे हुए थे और आपस में कुछ बात कर रहे थे, और उनके चारों तरफ अंदर भी गार्ड्स घेर कर खड़े हुए थे। चल क्या रहा है? यूं अचानक अर्शी धीरे से फुसफुसाई। बोलो मत कुछ भी, धीरे धीरे आगे बढ़ो। संस्कार बोला और अर्शी से अलग होकर आगे बढ़ गया। अब दोनों अलग अलग दिशा में थे और छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। अर्शी आगे बढ़ी। उसके हाथ में गन थी, जो कि उसने दोनों हाथों को पीछे कर छुपाई हुई थी। अर्शी आगे बढ़ी और उसने एक नज़र गन की तरफ देखा और फिर वहां खड़े गार्ड्स को, जो कि इधर उधर चौकन्ने होकर निगरानी कर रहे थे। अर्शी के हाथ में एक रुमाल था। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक तुम्ही से काम चलाऊंगी। अर्शी उस रुमाल को देखते हुए बड़बड़ाई। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अर्शी जैसे ही आगे बढ़ी कि सामने गार्ड खड़ा था, जो कि उसे ही घूर रहा था। अर्शी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया और अपने हाथ में लिए रुमाल को उस गार्ड के ऊपर फेंक दिया। गार्ड बेहोश होकर गिरने लगा। अर्शी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और खींचकर एक कोने में कर दिया। और वहीं अधराज के पास खड़े गार्ड, जो कि संस्कार के आदमी थे, वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। संस्कार और अर्शी छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग अधिराज से बहुत दूर थे। रूपम और जीसान भी अंदर आ चुके थे, लेकिन उन्हें बंगले के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए वो ऐसी जगह खड़े थे जहां से उन्हें अभिराज और उन आदमियों के बारे में हो रही सारी बातें सुनाई दे रही थीं। इसने हमारे साथ धोखा किया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, रूपम गुस्से से बोली। मॉम। जीसान ने रूपम का मुंह बंद कर दिया अपने हाथ से। अभिराज और उन आदमियों की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो आज कुछ भेजने की बात कर रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है मल्होत्रा जी, इतने दिन से छुपा कर रखा है यहाँ हमने। चीजें बिगड़ सकती हैं। आप पैसे दीजिए और ले जाइए। अधिराज बोले। उसी के लिए आए हैं। उस बाबा के कारण मुंबई पुलिस चौकन्नी हो गई और रिपोर्टर्स को तो बस एक चीज मिल जाए, उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाते हैं। अधिराज बोले। यहाँ तक कि सीबीआई जांच चल रही है इन मामलों में। अगर कुछ भी हुआ, इलेक्शन पर बहुत फर्क पड़ेगा। आप हमारी इतनी मदद करते हैं, इसलिए कह रहे हैं हम। सब ये आपके लिए। अधिराज थोड़ा रुक कर बोले। अर्शी थोड़ा और आगे बढ़ी। उसके सामने एक और गार्ड आ गया। अर्शी ने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, उस गार्ड ने फुर्ती से अर्शी के हाथ को पकड़कर नीचे गिरा दिया, जिससे अर्शी अचानक हुए इस हमले से नीचे गिर गई और उसका रूमाल हाथ से छूट गया। लेकिन अगले ही पल अर्शी उठी और गार्ड के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। गार्ड ने भी पंच मारने के लिए हाथ उठाया तो अर्शी ने उसके हाथों को पकड़कर मरोड़ दिया। गार्ड के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, जिससे कुछ दूरी पे खड़ा गार्ड भी आ गया।
अर्शी ने उस गार्ड को देख लिया। अर्शी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अर्शी ने अचानक से पीछे से गन निकाली और पहले उस आए हुए गार्ड को शूट कर दिया, फिर जिसे पकड़ रखा था। अभी साइलेंसर गन होने की वजह से ज़्यादा आवाज़ नहीं हुई, लेकिन थोड़ी दूर पर खड़े गार्ड जरूर चौकन्ने हो गए। संस्कार अधिराज के करीब पहुंच गया। संस्कार को यूं अचानक सामने देखकर वहां बैठे सब लोग चौंक गए। अधिराज भी एक पल हैरान हुआ और अगले ही पल मुस्कुराते हुए बोला, आइए ऑफिसर आइए, बस आपकी ही कमी थी, आपकी साथी नहीं आई। कोई बात नहीं, आप आए हैं तो आपकी ही खातिरदारी कर लें। कहते हुए अधिराज ठहाका लगाकर हंस पड़ा और उसके साथ बैठे लोग भी। पकड़ लो इसे और जाकर बंद कर दो, देखना भागने ना पाए ये, इसका काम तमाम बाद में करेंगे। अधिराज बेशर्मी से हंसते हुए बोला। संस्कार के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी। अगले ही पल वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।